हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है पाटिल और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में अपन ने क्या क्या देखा था। पार्ट 1 में अपन ने देखा था कि जो ईडीटीए मेथड है अपना, जो अपन परफॉर्म कर रहे थे, उसमें कौन कौन से रिएजेंट्स यूज हो रहा है, और साथ में देखा था उसका प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल की किस तरह से चीजें काम करती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन स्टेप्स ऑफ ईडीटीए मेथड देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेप्स से अपन जो प्रोसीजर करते हैं वो करते हैं, मतलब प्रोसीजर ही मान लीजिए, प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ ईडीटीए, और साथ में अपन देखेंगे उसकी कैलकुलेशन। और लास्ट में मैं आपको एक अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आपको एग्जाम में अगर ईडीटीए मेथड का क्वेश्चन लिखने को, वैसे तो ईडीटीए मेथड प्रैक्टिकल में यूज होता है, पर अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो उसमें आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है वो अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि वो लास्ट वाली चीज ऐसा है ना कि अभी आप जब ये वाली चीज देखते हुए चलेंगे ना, स्टेप्स देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, तो ये क्या है, आपको जब अगले न्यूमेरिकल जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो न्यूमेरिकल अपने पक्के हो जाए, इसके लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आई होप सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो थोड़ा मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। क्या है कि अपन जो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे जो अपने ये केमिस्ट्री का कोर्स ला रहा है, ठीक है, इसको मैं उस हिसाब से नहीं देखता कि अपन को इन डिटेल पढ़ने के लिए चाहिए। ठीक है, अपन को क्या है, क्योंकि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, और आप भी मानते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में ये बेसिक सब्जेक्ट होता है अपना, केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट पढ़वाते हैं अपन से, चाहे वो मैकेनिकल के बीएमई बीसीएम हो। ठीक है, ये अपने बेसिक फर्स्ट ईयर में, बाकी जो जो अपनी फील्ड होगी उस हिसाब से आगे सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो जो ये केमिस्ट्री है ये अपना किसी काम का नहीं है आगे चल के, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, आप अगर कंप्यूटर साइंस फील्ड से भी हैं, या फिर मैकेनिकल फील्ड से भी हैं, या सिविल फील्ड से, ये आपका आगे कोई भी यूज नहीं होने वाला। तो मैं आपको उस लेवल तक बस चीजें बताऊंगा कि आपका जो ये टॉपिक है वो टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और साथ में आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले, क्योंकि मैं वो चीजें बताऊंगा कि आप एग्जाम में उस आंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो भी चीजें आपको लिखवाऊंगा, वो चीजें आपको बता चलें। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि यार बहुत सी जो इन डेप्थ जाने वाली चीजें वो मैं छोड़ दूं, पर ये चीज छोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा नहीं ना तो आपके दिमाग से जो है कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। ठीक है, जिससे आप अगर एग्जाम में अपन को लिखना है या समझना है वो चीज अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें लेके चल रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना, और उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपन ने उस वीडियो में अपन ने रिएजेंट्स देख लिए थे और साथ में उसके प्रिंसिपल देख लिए थे। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ ईडीटीए मेथड, कि ईडीटीए मेथड को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए मेथड। क्या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए मेथड, इसमें क्या करना पड़ता है, 50 ml जो है अपन को स्टैंडर्ड हार्ड वाटर एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। उसके बाद उसमें क्या करना है, बफर सॉल्यूशन ऐड करना है। बफर सॉल्यूशन क्यों, बफर सॉल्यूशन इसलिए ऐड करना है जिससे जो पानी का पीएच वैल्यू है वो 10 पे मेंटेन रहे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया 10 पे मेंटेन क्यों रखना है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर जाके देख सकते हैं। इसमें बता देता हूँ कि पीएच वैल्यू को 10 पे मेंटेन इसलिए करना पड़ता है कि अपन का क्या है कि जब मेटल आयन के साथ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में जो अपने मेटल आयन होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसके साथ जब ईबीटी जो इंडिकेटर है अपना, उसको जब मिलाया जाता है तो वो कलर कौन सा ले लेता है, वाइन रेड कलर। ठीक है, वाइन रेड कलर ले लेता है, जिसके बाद क्या होता है, जब अपन ईडीटीए से टाइट्रेट करते हैं, अगर पानी की वैल्यू क्या रहती है, पानी की पीएच वैल्यू 9 से कम रहती है तो कौन सा, रेड कलर में पहुंच जाता है। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू पानी की अब 11 रहती है तो वो कौन से, ऑरेंज कलर में पहुंच जाता है। पर अगर पानी की वैल्यू 9 to 11 के बीच में रहती है तो पानी का कलर कौन सा बनता है, ब्लू कलर। ठीक है, जिससे क्या है, अगर वाइन रेड कलर से कलर चेंज होता है ब्लू में, तो अपन उसको आराम से पकड़ सकते हैं कि यार इस पॉइंट पे जो है वाइन रेड से ब्लू में चेंज हुआ। पर अगर वहीं वाइन रेड से अगर रेड में होता है तो अपन थोड़ा सा क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू अपन को नहीं मिल पाएगी, किस पॉइंट पे जो अपन टाइट्रेट कर रहे थे, तो किस पॉइंट पे अपना जो सॉल्यूशन है वो वाइन रेड से ब्लू पे पहुंचा। ठीक है, आया क्लियर। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो पानी का पीएच है उसकी वैल्यू को अपन 10 पे मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। मैं एक और बार चीजों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क में अपन को 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लेना है। ठीक है, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लेने के बाद उसमें क्या करेंगे, अपन बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे 10 ml, जिससे क्या होगा, जो पानी का पीएच वैल्यू है वो 10 पे मेंटेन हो जाएगी। 10 पे मेंटेन हो जाने के बाद उसमें क्या करना है, ईबीटी जो अपना इंडिकेटर है, इरिक्रोम ब्लैक टी, उसकी 2 to 3 ड्रॉप्स उसमें ऐड करनी है। जिसके बाद क्या होगा, वो पानी का कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाइन रेड कलर। ठीक है, वाइन रेड कलर हो जाने के बाद क्या होगा, अपन
EDTA जो अपना सॉल्यूशन है उससे पानी को टाइट्रेट करेंगे, उस सॉल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यू पे जो उसका वाइंडेड कलर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। जो वैल्यू पे जो वाइंडेड कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा उसकी वैल्यू अपन EDTA की नोट करेंगे। इस पॉइंट पे मैं इसको ले लेता हूँ V1 ml। ठीक है, जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे या लैब में जब इसको परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको V1 ml, जिसके बाद क्या होगा, जो पानी का कलर जो ब्लू हो जाएगा उस पॉइंट की जो वैल्यू है अपन उसको नोट कर लेना है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये पहली प्रोसेस है अपनी स्टैंडर्डाइजेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है अपनी, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस की, जो पानी में टोटल हार्डनेस है उसको किस तरह से निकालें। ठीक है, सब उसके लिए करना है, जो अपन को सैंपल वाटर दिया रहेगा, सेकंड जो चीज जो अपन को सैंपल वाटर दिया रहेगा उसको 50 ml लेना है। उसके बाद वही प्रोसेस कि उसमें बफर सॉल्यूशन ऐड करना है जिससे पानी का जो पीएच वैल्यू है 10 पे मेंटेन हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, जो अपना EBT जो अपना इरिक्रोम ब्लैक टी जो इंडिकेटर है उसकी 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे, जिसके बाद उस जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्या हो जाएगा, वाइंडेड कलर, क्योंकि जो मेटल आयंस जो पानी में प्रेजेंट है हार्ड वाटर में उसके साथ अगर वो EBT जो है वो मिलता है तो वाइंडेड कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, जिसके बाद क्या होगा, वाइंडेड कलर पे पहुंचे जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम EDTA से उसको टाइट्रेट करेंगे। EDTA से टाइट्रेट करेंगे जब तक वो कलर वाइंडेड से ब्लू में चेंज ना हो जाए। जिस पॉइंट पे अपना जो पानी है वो वाइंडेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, उस पॉइंट को अपन को नोट करना है। पिछले केस में अपन ने V1 ml लिया था, इसमें अपन ले लेते हैं V2। जब अपन लैब में परफॉर्म करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन करना है, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज समझ में कब, जब वो पानी का जो कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से अपन क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस। तो चलिए अब अपना थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अपन को परमानेंट हार्डनेस निकालनी है कि वाटर की कितनी है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 250 ml जो है वाटर सैंपल लेंगे। 250 ml वाटर सैंपल लेने के बाद उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे जब तक वो वाटर जो 250 ml वाटर है वो 50 ml पे नहीं पहुंच जाता। अब ये क्यों करना है, क्योंकि अपन को निकले परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस कब निकली, जब उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी तो बचेगी कौन सी, परमानेंट हार्डनेस। उसके लिए क्या करेंगे कि पानी को बॉईल करेंगे 50 ml तक। ये क्यों करना है, क्योंकि अपन ने जो टाइप्स ऑफ हार्डनेस पढ़ा था उसमें जब टेम्परेरी हार्डनेस पढ़ी थी तो क्या पता चला था कि टेम्परेरी हार्डनेस वो हार्डनेस होती है कि अगर पानी को अपन लोग बॉईल करते हैं, और उसमें से जो हार्डनेस रिमूव हो जाती है वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो वही चीज अपन कर रहे हैं कि 250 ml जो वाटर लिया था उसमें से उसको बॉईल कर रहे हैं और 50 ml तक ला रहे हैं, जिससे क्या है वो टेम्परेरी हार्डनेस जो उसमें रहेगी वो रिमूव हो जाएगी। यही थर्ड चीज क्या लिखी है, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, जिससे क्या होगा अपनी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिल्टर और वॉश करेंगे PPT को, मतलब प्रेसिपिटेट को विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब जो अपने घर का पानी है उससे अपन लोग उसको फिल्ट्रेट और वॉश करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो कलेक्ट करेंगे फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर करा था उसके बाद जो फिल्ट्रेट निकला था, और जो वॉश करा था उसके बाद वो वॉशिंग निकली थी, उससे क्या करेंगे उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जितना भी वॉल्यूम आया होगा, मान लीजिए अगर उसका वॉल्यूम आता है अपने पास कितना 40 या 60 ml, ठीक है 40 या 50 या 60 ml जितना भी आता है, उसके बाद क्या करेंगे उसको जब तक भरेंगे उस पानी को, जैसे 60 ml आया है तो उसको जब तक भरेंगे जब तक वो वॉल्यूम जो है वो कितना नहीं हो जाता, 250 ml। ठीक है, जैसे ही अपना 250 ml हो जाता है उसके बाद जो बचा रहेगा बॉइल्ड वाटर सैंपल, उसी वो कौन सा वाटर रहेगा, फ्री फ्रॉम टेम्परेरी हार्डनेस, जिसमें ओनली इट कंटेन्स ओनली परमानेंट हार्डनेस। आया समझ, क्या है कि अपन को क्या करना है, अगर परमानेंट हार्डनेस निकालनी है तो वही है कि उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना। अब उसको कैसे करेंगे, जब जो अपना पानी का वॉल्यूम है उसको जब बॉईल करेंगे और वो जब 50 ml तक आ जाएगा, वो जब कम हो जाएगा तो उसमें से क्या है टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, तो बचेगी कौन सी, परमानेंट हार्डनेस। वही चीज इसमें प्रोसेस के फॉर्म में लिखी है मैंने। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने बस समझाने के उससे लिखी है, एग्जाम में ये चीज अपन को नहीं लिखनी है। ठीक है, क्या है, बस मैं आपको समझाना चाहता था कि अपन लोग जो डिटर्मिनेशन अगर न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में भी आपको समझना पड़ेगा ना, तो मैं उसमें रटवाना नहीं चाहता आपको, इसलिए मैं चाहता आप ये थोड़ी बहुत चीज समझ लें। अगर आपको इसमें से 20 से 30% भी समझ में आ रहा है तो बहुत है। ठीक है, जब आप वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देखें, क्योंकि EDTA मेथड ऐसा जो टॉपिक है अगर आप पूरी यूट्यूब वीडियो छान लेंगे ना तो भी आपको ये नहीं मिलने वाला। तो मैंने वही सारी चीजों को कंबाइन करके कलेक्ट करके मैंने चाहा है कि आपको बहुत ही सिंपल वे में चीजें दूं। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो एक बार और पीछे करके देखिएगा, आपको चीज समझ आ रही है। ठीक है, तो इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी समझने की चीज है, अपन न्यूमेरिकल करेंगे बहुत अच्छी चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, बॉइल्ड वाटर सैंपल लेना है 50 ml। क्या है, 2 मिनट। जैसे अपन ने मेकअप किया था वॉल्यूम
कितना 250 ml, जो अपने पास आ गया था क्या, बॉइल्ड वाटर सैंपल। ये अपने पास 250 ml बॉइल्ड वाटर सैंपल बन गया था। इसके बाद क्या करना है, उस 250 ml में से 50 ml जो है अपन को बॉइल्ड वाटर सैंपल लेना है, जिसके लिए परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए। और फिर क्या करेंगे, उसमें बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे 10 ml। ये किस लिए, जिससे जो पानी का पीएच वैल्यू है वो 10 पे मेंटेन रहे। जिसके बाद अगर वाइन रेड कलर जिस वॉल्यूम पे चेंज हो जाता है जब अपन ईडीटी टाइट्रेट करते हैं, तो वॉल्यूम अपन को पता चल जाए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ईबीटी मतलब इरिक्यूरोम ब्लेड की जो अपना इंडिकेटर है उसके 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे। जिसके बाद जो पानी का कलर है वो कौन सा बन जाएगा, वाइन रेड कलर। जैसे ही वाइन रेड कलर बन जाता है, उसके बाद क्या करेंगे, ईडीटीए सॉल्यूशन से अपन इसको टाइट्रेट करेंगे तब तक जब तक जो पानी का कलर है वो वाइन रेड से ब्लू में चेंज नहीं हो जाता। वाइन रेड से ब्लू में चेंज नहीं होता, जिस पॉइंट पे वो कलर वाइन रेड से ब्लू में चेंज हुए, किस पॉइंट पे हुआ है उसकी वैल्यू अपन को नोट करनी है। पिछले केस में अपन ने V1 V2 ले ली थी, इस केस में अपन V3 ml ले लेते हैं, ठीक है। ये अपन पैनिक नहीं होना है कि यार आप V1 V2 V3 ml क्यों ले रहे हैं, अपन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यू आएगी। अभी अपने पास वैल्यू नहीं है इसलिए अपन ये ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बस आप चीजों को समझते चलिए। क्या है, अपन इसके बाद जब कैलकुलेशन करेंगे उसमें थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, एक और बार आप देखिएगा, अगर नहीं आ रही तो छोड़ देगा। मैं बोल रहा हूँ छोड़ देना, ठीक है। बस आप इसको थोड़ा बहुत समझते जाओ, अगर थोड़ा 10% भी आ रहा है तो बहुत है। अपन जब इसके बाद क्या है, जो मैं आपको लास्ट में लिखने का दूंगा ना, वही सबसे मेन है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वही वाला आप चेक देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना कैलकुलेशन पार्ट। इससे पहले वाले उसमें अपन ने देखा था प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ ईडीटी मेथड कि अगर अपन लोग उसको लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको किस तरह से परफॉर्म करें, ठीक है। अब कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं। कैलकुलेशन पार्ट कुछ नहीं, जो अपन को क्वेश्चन दिया रहेगा ना आगे जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, जो क्वेश्चन में अपन को चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी कि जो अपना स्टैंडर्ड हार्ड वाटर उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, साथ में वाटर सैंपल उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें ईडीटी कितना रिक्वायर्ड हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, वो सब चीज़ें ही अपन को कैलकुलेशन में लिखनी है। जो अपन ने इससे पहले वाले प्रोसीजर में किया था, स्टेप्स में किया था, जितनी सी क्वांटिटी ली थी, जैसे अगर मैं थोड़ा सा फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, वैसा भी है तो नहीं, ठीक है, पर जैसे सिंपली मैंने जो आपकी वॉल्यूम ली थी कि अपना जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम लिया था वो 50 ml लिया था, है ना, उसमें 10 ml बफर सॉल्यूशन ऐड किया था। उसके बाद जो उसका ईडीटी माना था वो क्या माना था, V1 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में V2 माना था, थर्ड स्टेप में V3 माना। वही सिंपल चीज़ अपन को इसमें लिखनी है। जैसे जो अपना स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम लिया था वो कितना लिया था, 50 ml। अपना वाटर सैंपल सेकंड स्टेप में जो वॉल्यूम लिया था उसका 50 ml, ठीक है। उसके बाद बॉइल्ड वाटर सैंपल का जो लास्ट में वॉल्यूम लिया था वो कितना लिया था, 50 ml, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जो अपना ईडीटी रिक्वायर्ड हुआ था उसको मैंने क्या माना था, V1 ml, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो हुआ था उसको क्या माना था, V2 ml। थर्ड स्टेप में जो हुआ था उसको माना था V3 ml, ठीक है। यही जो थोड़ा बहुत डाटा है इसके साथ ही अपन जो है परफॉर्म करते हैं आगे का कैलकुलेशन, जिसमें अपन स्ट्रेंथ देखेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन देखेंगे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप जिसमें अपन टोटल हार्डनेस निकालेंगे वाटर सैंपल की, और उसके बाद थर्ड स्टेप जिसमें अपन परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ों को ट्राई करते हैं और ये अप्रोच समझने का ट्राई करना है, ठीक है। जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस वाले कैलकुलेशन में वो समझने का, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, आगे जो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो आपको बहुत से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि गिवन स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ये कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, कोई भी अगर न्यूमेरिकल ईडीटी मेथड से सॉल्व करने आएगा आपके पास तो उसमें जो है अपनी स्ट्रेंथ जो है वो अपन को दी रहेगी। जैसे इस केस में अगर अपन को मान लेता हूं, मैं सिंपली मान लेता हूं 1 ग्राम पर लीटर, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। इससे अपन को क्या समझना है, इससे अपन को समझना है कि 1 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो अपना 1 लीटर है उसमें जो है 1 ग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है। इसको क्या अपन फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जैसे 1 ग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं, 1000 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 अपॉन 1 लीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है। 1000 कैंसिल, तो अपना जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है। इससे अपन क्या समझना है कि जो अपना 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है, उसमें जो अपना CO3 प्रेजेंट है वो कितना है, 1 मिलीग्राम, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आगे जो अपन चीज़ें करेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप जो अपना करेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे ईडीटी मेथड का, सेकंड स्टेप जो किसमें कैलकुलेशन करेंगे टोटल हार्डनेस निकालेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, परमानेंट हार्डनेस। तो इसमें ये
बहुत बड़ा योगदान है। वो किस लिए? क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन और कुछ नहीं, इसमें क्या करना पड़ता है अपन को कि 1 ml ऑफ EDTA, 1 ml ऑफ EDTA में कितना CO3 प्रेजेंट है, सिंपल वो निकालना पड़ता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में जिसमें अपन को टोटल हार्डनेस निकालना है, उसमें क्या करना है, इसमें अपन को ये करना रहता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल में कितना CO3 प्रेजेंट है वो देखना है, जिससे अपनी क्या निकलेगी, टोटल हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में भी वही है कि 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल में कितना CO3 प्रेजेंट है, उससे अपनी परमानेंट हार्डनेस निकल आएगी। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 ml ऑफ EDTA में कितना CO3 प्रेजेंट है वो देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपन को गिवन है वो निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना लिया था अपन ने, 50 ml, तो वही चीज लिखते थे, 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। इसको इसमें जो अपना EDTA रिक्वायर्ड हुआ था वो कितना हुआ था, V1 ml ऑफ EDTA। ठीक है, अब इससे पहले देखिएगा, इसके बाद वाले स्टेप के पहले इसमें क्या किया था अपन ने कि 1 ml जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है किसके बराबर है, 1 मिलीग्राम ऑफ CO3। इसमें भी अपन को CO3 लाना है, तो इसमें किस तरह से लाएंगे, जो पहले दिया था कि 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम ऑफ CO3। ठीक है, ये है, तो 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर किसके बराबर होगा, 50 मिलीग्राम ऑफ CO3 के बराबर। ठीक है, ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही मिलीग्राम ऑफ EDTA। ठीक है, अब अपन को करना है 1 ml ऑफ EDTA निकालना है। ठीक है, 1 ml ऑफ EDTA निकालने के लिए करेंगे, V को इधर भेज देंगे, जिससे क्या होगा 50/V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, इससे अपना निकल आया कि 1 मिलीलीटर ऑफ EDTA में कितना CO3 प्रेजेंट है। तो इससे क्या निकल आया, 1 मिलीलीटर ऑफ EDTA में 50/V1 मिलीग्राम ऑफ CO3 आयन प्रेजेंट है। ठीक है, इससे ये चीज निकाली। उसके बाद क्या निकालते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल हार्डनेस। इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इसमें अपन लोग वही करेंगे जो पहले गिवन में दिया हुआ था, वो चीज लिख लेते हैं कि 50 ml ऑफ वाटर सैंपल, अपन को कितना EDTA लगा था, V2 ml ऑफ EDTA। ठीक है, अपन को इसको CO3 कैसे भी लाना है, तो वो कैसे लाएंगे, 50 ml ऑफ वाटर सैंपल ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, उसके बाद V2 अपन ने इससे पहले देखा था, इससे पहले क्या देखा था अपन ने कि 1 ml ऑफ EDTA किसके बराबर होता है, 50/V1 मिलीग्राम ऑफ CO3। वही चीज इसमें लिख देंगे। ठीक है, क्या V2 इंटू 50/V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, ये सिंपल चीज लिख दी। उसके बाद फर्दर थोड़ा सा करेंगे। अब अपन लोग क्या करेंगे कि 1 ml ऑफ वाटर सैंपल के लिए चीज निकालेंगे। 1 ml ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू 50, अपना इधर आ जाएगा V2, ये 50 को इसके नीचे लिख देते हैं, बाकी सब ऐसा का वैसा ही, V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, 50 से 50 कैंसिल, तो 1 ml ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू V2/V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, अपन को क्या निकालना था, टोटल हार्डनेस निकालने के लिए 1 लीटर में कितना CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 ml कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ऑफ वाटर सैंपल, इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर। ठीक है, तो उसमें कितना होगा, V2/V1 इंटू, इसमें अपन लोग 1 था तो इसमें 1 का इंटू हुआ था। ठीक है, 1000 है तो इसमें 1000 का इंटू कर देंगे, 2 मिनट यार। ठीक है, इसमें 1000 का इंटू कर देंगे, 1000 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, ये अपना निकल आया क्या, 1 लीटर के लिए कि 1 लीटर में कितना CO3 प्रेजेंट है, इतना अपन के 1 लीटर में CO3 प्रेजेंट है। और यही चीज क्या कहलाती है, टोटल हार्डनेस। ठीक है, सिंपली अगर न्यूमेरिकल में टोटल हार्डनेस निकालने को दे तो यही ये प्रोसेस करनी है। अभी V1 V2 आया है, पर अगर न्यूमेरिकल में क्या है, अपन को V1 और V2 जो अपना EDTA रिक्वायर्ड हुआ था उसकी वैल्यू दिया रहेगा, तो उसमें जब करेंगे तो सिंपल एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो है कैलकुलेशन ऑफ टोटल हार्डनेस निकाल। इसमें थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे ये चीज़ें आपको फिर बाद में बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं परमानेंट हार्डनेस किस तरह से निकालते हैं। परमानेंट हार्डनेस के लिए भी वही गिवन चीज देख लेते हैं। ठीक है, गिवन कि बॉइल्ड वाटर सैंपल का वॉल्यूम भी कितना दिया था, 50 ml। उसके लिए जो अपने EDTA रिक्वायर्ड हुआ था वो क्या था, V3। वही सिंपल चीज इसमें लिख लेते हैं कि 50 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल में अपन को जो EDTA रिक्वायर्ड हुआ था वो क्या था, V3 ml ऑफ EDTA।
है ना। और 1 ml EDTA जो अपने फर्स्ट स्टेप में अपन ने निकाला स्टैंडर्डाइजेशन में कि 1 ml ऑफ EDTA किसके बराबर होता है 50/V1 मिलीग्राम ऑफ CO3 के, क्योंकि इसमें भी अपन को वही देखना है कि 1 लीटर ऑफ EDTA में कितना CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे CO3 लाना पड़ेगा, उसको अपन उसी से ला सकते हैं। तो वही चीज लिख देंगे 50 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू कितना होगा V3 इंटू 50/V1 ml ऑफ EDTA। ठीक है, और फर्दर स्टेप करेंगे क्या कि अपन को ये 50 ml के लिए दिया, अपन को किसके लिए निकालना है 1 ml के लिए, जिसके बाद ही अपन लोग क्या निकाल पाएंगे 1000 ml के लिए, जो क्या होता है 1 लीटर। ठीक है, 1 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, जो 50 है अपने इधर क्या आ जाएगा V3 अपॉन ये जो 50 आया तो इधर लिखा जाएगा, उसके बाद 50/V1 वैसा का वैसा ही ml ऑफ सॉरी ये अपना क्या होगा यार, मैं पहले से मिस्टेक करते हुआ आ रहा हूँ, सॉरी यार, है ना। ये क्या होगा अपना मिलीग्राम। ठीक है, नहीं मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ यही गड़बड़ हुई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। जैसे ये अपना क्या था V3 ml ऑफ EDTA। ठीक है, V3 ये थोड़ा सा आपको देखते हुए चलना है। जैसे फिर क्या लिया था अपन ने 1 ml किसके बराबर होता है 50/V1 mg ऑफ CO3 के बराबर। तो वही चीज इसमें लिखना है V3 इंटू 50/V1 मिलीग्राम ऑफ CO3। ये चीज आ गई। इसके बाद क्या करना है 1 ml 50 को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा 50 V3/50 इंटू 50/V1 मिलीग्राम ऑफ CO3। ठीक है, 50 से 50 कैंसिल, तो 1 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू V3/V1 मिलीग्राम ऑफ CO3। ठीक है, अपन ने 1 ml के निकाल लिया। अब इसी तरह 1000 ml के लिए निकाल लेते हैं। 1000 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल, ये क्या होता है 1 लीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा V3/V1, और अपन ने 1000 के लिए निकाला तो क्या यहाँ पे लगा देंगे 1000 मिलीग्राम ऑफ CO3। इससे क्या अपन को पता चलता है कि 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर में कितने अपने CO3 आयन प्रेजेंट है V3/V1 इंटू 1000 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपन को कैलकुलेशन में ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद अगर आप नोट करना है, पहले अपन को गिवन स्ट्रेंथ निकालनी है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA मेथड है। ये किस लिए होता है कि अपन को देखना पड़ता है कि 1 ml ऑफ EDTA में कितना CO3 प्रेजेंट है, तो वो चीज़ अपन इससे निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे टोटल हार्डनेस निकालने के लिए, उसके बाद यही टोटल हार्डनेस निकालने के लिए अपन करना पड़ता है 1 लीटर में कितना CO3 प्रेजेंट है। उसके लिए वही सिंपल स्टेप्स जो अभी मैंने बताई, यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, आप आराम से कोई भी नंबर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए सेम। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला जो कैलकुलेशन पार्ट ही कंप्लीट होता है। और यही चीज़ आपको जो इससे पहले जो मैंने चीज़ें कराई कि रिएजेंट समझाए थे, ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल करवाए थे, स्टेप्स ऑफ EDTA करवाया था, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन कराया था। ये पार्ट कहाँ आएगा जब आप मैंने ये समझाने को उससे कराया था सिंपल, कि अगर आपको प्रैक्टिकल में लिखने को आए तो आप ये चीज़ लिख देना, और आपको EDTA समझ में आ जाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, EDTA को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, वो चीज़ आप ना झूठे, तो ये चीज़ उसके लिए लिखवाई थी। बाकी अब जो चीज़ करवा रहा हूँ ये किस लिए कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कि बताइए EDTA मेथड क्या होता है, या फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, ठीक है, ये घुमाना चाहे तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड क्या होता है, उसको डिटरमाइन कीजिए, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको सिंपली पहले एम लिख देना है। ठीक है, एम लिख देना है, जिसमें क्या लिखेंगे टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर यूजिंग EDTA मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है रिएजेंट्स लिख देना है, जैसे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ठीक है, EDT है, ये क्या है EBT, ये EDT नहीं है, ये है EBT, वो गलती से हो गया। ठीक है, ये क्या है EBT जो अपना इंडिकेटर है वो यूज होगा, जिसका फुल फॉर्म इरिक्रोम ब्लैक टी होता है। फोर्थ जो अपना रिएजेंट है वो क्या है बफर सॉल्यूशन, और फिफ्थ अपना वाटर सैंपल। ठीक है, उसी के साथ ये प्रिंसिपल लिख देना है। प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया था, ठीक है, पिछले वीडियोज़ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हुए। इस वीडियो में आपको पूरा लिखवा दिया है, ठीक है, कि किस किस तरह से एग्जाम में लिखना है। जैसे इरिक्रोम ब्लैक टी को भी मैंने
मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया और जो रिएक्शंस थी वो लिख दी है, ठीक है। उसके बाद EDTA इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, बीच में थोड़ा चीज़ छोड़ दी थी, इतना आपको लिखना है EDTA को। उसके बाद क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बना देना है, जिससे अपने थोड़े बहुत और पेज भर जाएंगे। ये स्ट्रक्चर बना देने के बाद आपको ये रिएक्शंस फिर से लिख देनी है, थोड़ा सा ये डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीजर में मैंने क्या है, पिछली बार आपको रोड मैप से समझा, इसी वीडियो में मतलब थोड़े से पहले आपको क्या कर रहा था, प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ EDTA मेथड थोड़ा ऐसे ही समझाई थी, जिससे आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए किस तरह से परफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें वही स्टेप्स लिखिए एक पॉइंट के फॉर्म में, जो अपन को एग्जाम में लिखनी पड़ती है, तो वो चीज़ मैंने लिख दी। आप सिंपली एक बार पढ़ेंगे आपको चीज़ क्लियर हो रही होगी। और सिंपली लास्ट में ये डिसएडवांटेज है, इतना आप लिख देंगे, इतना आप लिख देंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपके 1 मार्क्स नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो EDTA का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रोसीजर अपनाना है, इस तरह से लिखना है, आपके 1 मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ऐसे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्या है, जब मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था ना यार, तो क्या मेरे को भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि यार मेरे को मिल नहीं रहा था कि EDTA को किस तरह से अगर एग्जाम में आए तो किस तरह से लिखूँ, ठीक है। मैंने और भी यूट्यूब वीडियोज़ देखी, कहीं से मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा यार ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी इसका सॉल्यूशन बना दूं, जिससे मैंने थोड़ा सा और पढ़ा, सारी चीज़ें देखी, और मैंने सबसे बेस्ट वे निकाला कि आपको ये एक तो प्रोसीजर समझ में आ जाए और साथ में ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये परफॉर्म किस तरह होता है, ये प्रैक्टिकल में किस तरह से होता है, ये चीज़ समझ में आ जाए, और साथ में एक अप्रोच भी पता चल जाए कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दी है, मैंने अपने जो कॉपी है उसी में लिख दिया था आपके लिए, और सिंपली ये लगा दिया है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इतना आप एग्जाम में लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ थी यार कि अभी क्या है, आप उसमें हैं, ठीक है, और मैंने जो पढ़ा रहा हूँ वो इसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपका जो है अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर होते हुए, क्योंकि आप जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, वो अलग अलग फील्ड में, चाहे वो CS हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, ठीक है। और ये वाला जो अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये आगे कहीं पर भी यूज़ नहीं होने वाला, आपकी फील्ड में तो कहीं यूज़ नहीं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए इसके बाद सेकंड सेमेस्टर से आप कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, केमिस्ट्री आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं होने वाला। तो अपन क्या करना है, उतने हिसाब से पढ़ना है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए पहले तो, और उसके साथ साथ एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है वो चीज़ क्लियर हो जाए, जिससे अपना एग्जाम अच्छे से निकले, ठीक है। उसके बाद अपन को डीप में नहीं घुसना, और ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोज़ में या कहीं पर भी यही चीज़ करी गई है, कॉलेज में भी यही कर रहे हैं कि उसमें डीप घुस जा रहा है, जिसके क्या अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। जितना अपन को पढ़ना है वही चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो वही चीज़ मैंने थोड़ी कम करने की कोशिश की है। मैंने उतना डीप लेवल तक नहीं गया हूँ चीज़ों को लेके, बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा बताया, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। और साथ में आपको पता भी चल जाए, एक अप्रोच मिल जाए कि एग्जाम में किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नोट डाउन नहीं किया है तो इतना कर लेना, ठीक है। लास्ट वाला तो ठीक है, वो समझने का था, इससे पहले वाला बाकी इतना अगर आप नोट कर लेते हैं और एग्जाम में लिख देते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल में हो या फिर मेन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है उसमें हो, तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो जो अपनी रहेगी न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगी, वो न्यूमेरिकल करा दूंगा, बाकी इसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके बाद अपन करेंगे यूनिट 2 स्टार्ट, ठीक है। बाकी ये कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री क्या है, मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पे। अपना यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक पूरी कंप्लीट होगी आपके लिए, ठीक है। और इस तरह से होगी यार कि ये वाली जो प्लेलिस्ट है, इसको पढ़ के आप कोई से भी यूनिवर्सिटी का आप आराम से जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक अप्रोच भी आपको मिल जाएगी किस तरह से प्रेजेंट करना है। बाकी अपना इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स जो अपना सचिन पढ़ा रहा है, ठीक है, ये भी आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। सेमेस्टर से पहले तक हम ट्राई करेंगे यूनिट 3 यूनिट जो है अपन यूट्यूब पे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है BME, ये इरफान भैया ने बहुत अच्छे से करा के रखा है 4 यूनिट, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे फ्री कोर्सेज का, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके सेमेस्टर में सब्जेक्ट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा और पढ़ना स्टार्ट करिए। बाकी BCE बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये अभी कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे अगर आप ये पढ़ रहे होंगे, लेक्चर देख रहे होंगे, तभी शायद स्टार्ट हो जाए, या अभी कुछ टाइम में इसके भी वीडियोस डालना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये भी अपना कंप्लीटली फ्री रहेगा आपके लिए। और बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका भी कुछ पक्का नहीं है, ये भी अभी कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाला है, पर ये पेड रहेगा या फ्री रहेगा इसका कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है, और जैसे भी होता है आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ऐप से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी अपने कुछ पेड कोर्सेज भी है, जैसे M1 M2 EG और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं यार कि अगर आप कॉलेज में
जरा सा भी इसमें ढील दे देंगे, या क्योंकि अपने फर्स्ट ईयर में ऐसा रहता है ना यार, बहुत सी क्लासेस अपन बंक करते हैं या कॉलेज अपन कम जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये सब्जेक्ट की क्लासेस अपन से मिस हो जाती हैं। और ये सब्जेक्ट की क्लासेस अगर मिस हो गई, थोड़ा सा भी अगर बीच में छूट गया, तो आगे की चीज़ अपन को समझ में नहीं आ रही होगी, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कॉलेज में अपन प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं पर चीज़ समझ में क्लियर नहीं हो रही है, तो अपन को क्या करना है, बैच लेना है, ठीक है। इसका प्राइस 799 है, आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वो लेके आराम से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर इसमें ऐसा है कि अगर आपने अभी डील दे दिया, तो आपको ये सब्जेक्ट जो है वो थर्ड ईयर तक खींच देते हैं, ठीक है। वो चीज़ अपन को नहीं लान देनी है, फर्स्ट ईयर में चीज़ को क्लियर करना है। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है तो आप कोर्सेज जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये नंबर्स हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस पर कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।